हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं, जो कि भारत के इतिहास से रिलेटेड होगा और कुछ भी होगा जो कि जीवन में इस जानकारी को जानना अच्छी बात है। सो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ताकि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं वो सही से आपको सुनाई दे। और दूसरी बात दोस्तों, कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगेगी और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे का अपडेट जानने के लिए। सो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो भारत के इतिहास का एक ऐसा मुग़ल था, बादशाह था, जो बहुत बड़ा अय्यासबाज था। और उसके बारे में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि वो कौन था। भारत के इतिहास का मुग़ल बादशाह जो बहुत अय्याशी करता था, उसका नाम क्या था और कितने दिनों तक उसने भारत पर शासन किया, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये जानकारी बहुत ही शानदार होने है। और इस जानकारी को जानना हम सभी के लिए और हमारे आने वाला भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास का अय्यास मुग़ल बादशाह, जिसका हरम भरा रहता था औरतों से। इतनी बड़ी अय्यासबाज था वो मुग़ल बादशाह, कि उसका हरम औरतों से भरा रहता था हमेशा। आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में क्या कुछ हुआ होगा, जो इतने लोग बदल गए और इतने मजबूर हो गए लोग बदले इस तरह से। अब इसके हम बात करते हैं पहला इसकी खासियत की, कि मुग़लों की रंगीन मिजाजी। उसके रंगीन मिजाजी के बारे में हम जानते हैं कि उसके रंगीन मिजाजी किस तरह का था। वैसे तो आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास में मुग़लों को उनकी रंगीन मिजाजी और अनैतिक संबंधों के लिए भी जाना जाता है। उसी में से है ये शख्स। अब उसके मुग़लों के हरम के बारे में हम जानते हैं। मुग़ल बादशाह जहांगीर के समय में हरम की प्रथा काफ़ी ज़ोरों पर थी। जहांगीर का जब समय था और उस समय में हरम की प्रथा बहुत ज़ोरों पर थी। उसमें कई महिलाएं कनीज़ें रहती थी, जिनकी देखभाल किन्नर करते थे। उनकी देखभाल किन्नर लोग करते थे और कम उम्र में ही कर ली थी। और कुछ ऐसे बादशाह थे जो बहुत कम उम्र में ही शादियां कर ली थी। और 20-20 शादियां ऐसे ऐसे इन लोगों ने यहाँ पे तमाशा किया भारत में। जहांगीर इंडिया जहांगीर इंडिया किताब के मुताबिक, जहांगीर ऐसा मुग़ल शासक था। जहांगीर इंडिया के किताब के मुताबिक जहांगीर ऐसा मुग़ल शासक था जिसकी 25 साल की उम्र में 20 शादियाँ हुई थी। सोचिए, जहांगीर के वो शख्स जहांगीर ही था जो बहुत बड़ा अय्यासबाज था। और जहांगीर ने अपने 25 साल की उम्र में 20 शादियाँ की थी। चौंकाने वाली बात है, 20 शादियाँ कर ली थी उस शख्स ने। और हर एक पत्नी की देख रेख, अब उसके बारे में हम बताते हैं कि हर एक पत्नी की देख रेख कैसे करता था। तो दोस्तों, जहांगीर भोग विलास में डूबा रहता था। अब इतनी औरतें थी तो भोग विलास में ही डूबा रहता था। यहाँ से वहाँ, उस औरत के पास, उस औरत के पास, उस औरत के पास। और उसकी हरम में और भी काफ़ी महिलाएं थी। उसने हर एक पत्नी को देखभाल के लिए 20 शादियाँ रखी थी। और उसके हरम में और महिलाएं भी थी। और अपनी हर एक पत्नी की देखभाल करने के लिए उसने
20 दासियाँ रखी थी, 20 दासियाँ 20 विवाह पे। अब दोस्तों हम जानते हैं जहांगीर की भव्य तैयारी के बारे में। बादशाह जहांगीर अपनी बेगम से मिलने के लिए जाता था तो उसके लिए भव्य तैयारियां की जाती थी। जब वो अपने औरतों से मिलने के लिए जाता था तो उसके लिए बहुत भारी तैयारियां की जाती थी और फिर वो अपनी औरतों से मिलने के लिए जाता था। और उसका जो भोजन था, उसका खान पान जो था, वो खान पान ऐसा था कि उत्तेजना करने वाली चीज़ें वो सबसे ज़्यादा खाता था, जिससे कि उत्तेजना बढ़ती रहे, बढ़ी ही रहे। बताते हैं दोस्तों, जहांगीर के किताब के मुताबिक बताया जाता है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर इस दौरान उत्तेजित करने वाली चीज़ें जैसे कि अफ़ीम भी खाता था वो। और आप सभी को पता है अफ़ीम खाने से उत्तेजना बहुत बढ़ती है। और उसकी और ख़ासियत ये है कि उसके कमरे में इत्र महकते थे, जो बहुत ही कीमती इत्र होते थे इतिहास के हिसाब से। और उस दौरान दासियाँ गुलाब जल का छिड़काव करती थी उसके कमरे में, और पूरे कमरे को खास इत्र से महकाया जाता था। जब वो अपने औरतों से मिलने के लिए जाता था तो यही इसी तरह की कुछ तैयारियां चलती थी, जिसमें से ये भी है कि उसके जो कमरे थे और उस कमरे को दासियाँ जो थी वो दासियाँ गुलाब वाले इत्र से उस कमरे को पूरा महकाती थी, छिड़काव करती थी, जिससे वो पूरा कमरा महक उठता था। और इस बादशाह के जहांगीर को जो दासी पसंद आ जाए उसके साथ क्या करता था ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जहांगीर को हरम में बेगम से अलावा उसे जो भी दासी पसंद आती थी, उसकी औरत के अलावा जो भी दासी पसंद आती थी वो उसके साथ रात भी बिताता था। 20 शादियाँ के बाद भी उसको जो दासी पसंद आ जाती थी उस दासी के साथ वो रात बिताता था। सोचिए कितना बड़ा यश था। और उसके बदले में दासी को भारी इनाम देता था, कीमत भी बहुत देता था। जहांगीर को अगर वो दासी खुश रखने में कायम हुई, जहांगीर को अगर जिस भी कोई दासी के साथ जहांगीर रात बिताता था और वो दासी जहांगीर को खुश करने में कामयाब होती तो उसको वो भारी इनाम देता था और बादशाह की प्रिय भी हो जाती थी। वो इनाम पाने के बाद वो उसकी प्रिय भी हो जाती थी। तो खुश करना बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों ये रहा जहांगीर मुग़ल बादशाह, भारत के इतिहास का अय्यास मुग़ल बादशाह जहांगीर की इम्पोर्टेंट बातें। और ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और क्या ये जानकारी, ये जो कुछ भी करता था क्या ठीक है? जो भी आपके मन में निगेटिव पॉजिटिव जो भी बात आए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे भी मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको और जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। और ये सारी जानकारियाँ अच्छी होती है, इन जानकारियों को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इन लोगों ने भारत पे क्या कुछ किया था,
क्या तमाशा बनाया था और किस तरह से इन लोगों ने भारत पर शासन किया था। अब दोस्तों इसके आगे मैं ये जानकारी देने वाला हूँ कि भारत का एक किला है, भारत में एक किला है जो लोहे से भी मजबूत है, और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने भी घुटने टेके थे। मतलब अंग्रेज़ों को भी वहाँ पे नहीं चल पड़ी थी। उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, वो किला कौन सा है और कहाँ पे है, ये सब कुछ, और कितने साल पुराना है और क्या कुछ। जैसे कि दोस्तों मुग़लों भारत का पर लगभग 700 साल तक शासन किया। आप सभी को मैं बता दूं कि मुग़ल जो है वो भारत पर 700 साल तक शासन किया। तो अंग्रेज़ लगभग 200 साल तक भारत में रहे। मुग़ल के बाद अंग्रेज़ 200 साल तक ही भारत में रहे, उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। अब इतने लंबे समय तक विदेशी आक्रमण झेलने के बाद भी भारत की एक जगह कभी गुलाम नहीं हुई। भारत को सच में बहुत कुछ सहना पड़ा है, इसके बाद ही हम सब आज आज़ाद है और हम सबको अपना आवाज़ उठाने का अधिकार है। लेकिन इसके पीछे कितनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी है, इस इतिहास को पढ़ने के बाद, इस इतिहास को जानने के बाद, सुनने के बाद पता चलता है कि आज हम कितनी आसानी से कहते हैं कि हम सब आज़ाद है और हम सबको अपनी आवाज़ उठाने की अनुमति है, हक है, अधिकार है। ठीक है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ और कितनी सारी कुर्बानियाँ हुई, दी गई, कितनी लड़ाइयाँ हुई, तब जाके ये आज़ादी मिली है। तो थोड़ा तौर तरीक़ा से जीना बेहतर ही होगा। अब इतनी ना आज़ादी का मज़ा लिया जाए कि बाद में ये आज़ादी कहीं इतिहास को ना दोहरा दे, इसलिए कोई भी चीज़ें हद में होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो किला है वहाँ, उस किले पे अंग्रेज़ों ने विदेशी आक्रमण को झेला, लेकिन भारत का वो एक किला है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। और वो किला का नाम है अजय किला। हम आपको बता दें कि एक अजय किले के बारे में बताएंगे जहां आप पूरा घूम सकते हैं। अजय किले जो है वो कभी गुलाम नहीं हुआ है और ये राजस्थान के भरतपुर में मौजूद है, जिसे लोहागढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले का नाम है लोहागढ़ फोर्ट और ये राजस्थान के भरतपुर में मौजूद है। और ये लोहागढ़ फोर्ट कभी गुलाम नहीं हुआ। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने, सब ने कोशिश की, लेकिन यहाँ पे किसी की नहीं चली। इस किले का निर्माण के बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस किले का निर्माण 285 साल पहले भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल ने कराया था। इस किले का निर्माण भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल ने करवाया था और इस किले को जीतने के लिए अंग्रेज़ों के खूब प्रयास किए। इस किले पे कब्ज़ा करने के लिए, इस किले पर अधिकार जमाने के लिए अंग्रेज़ों ने खूब प्रयास किया, लेकिन वह हमेशा विफल रहे। उनका प्रयास हमेशा ही हार में रहा, कभी जीत नहीं पाए। लोहागढ़ फोर्ट देखने के लिए दिल्ली से ट्रेन या बस द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आपको लोहागढ़ फोर्ट देखना है तो आप दिल्ली से ट्रेन या बस
के द्वारा आसानी से वहाँ पहुँच सकती है। बस की भी सुविधा है, ट्रेन की तो सुविधा है ही है हर जगह से, लेकिन बस की भी सुविधा है, वहाँ से आप आसानी से पहुँच सकती है और ये पहाड़ी क्षेत्र पे है। लोहागढ़ फोर्ट में आप 9वीं शताब्दी की चीज़ों वाला एक शानदार म्यूज़ियम भी देख सकती है। इस लोहागढ़ फोर्ट में एक बहुत बड़ी खासियत है, जिसको 19वीं शताब्दी की चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसमें उन सभी चीज़ों में से एक सबसे शानदार चीज़ है म्यूजिशियम, जो 19वीं शताब्दी से है। और वो आप देख सकते हैं कि उस शताब्दी में म्यूजिशियन कैसे होते थे और क्या कुछ उसमें जो कुछ भी है वो तो सब कुछ 19वीं शताब्दी की है और ये देखने लायक ही है। और दोस्तों मैं बता दूं कि भरतपुर के इस किले को देखने के लिए हज़ारों लोग हर साल वहाँ पहुँचते हैं। हज़ारों लोग पहुँचते हैं हर साल इस किले को देखने के लिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किला है। और इस किले को पाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन अंग्रेज़ों का हर एक प्रयास असफल रहा, जिसकी वजह से ये किला आज़ाद रहा, कभी गुलाम नहीं हुआ। सो दोस्तों, ये जानकारी अभी मैंने जो बताया, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। शुरू से आप सभी लोग हमारा सपोर्ट किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। हम आपको इसी तरह की जानकारियाँ और इंटरटेनमेंट और सब कुछ अपने चैनल पे इसी तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड करते रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ये था। अब अगला है औरंगजेब और उसके भाई को दादा जहांगीर ने क्यों बनाया था बंदी। अब हम जानते हैं दोस्तों, औरंगजेब और उसके भाई को जहांगीर ने क्यों बंदी बनाया था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जहांगीर ने शाहजहां के विरोध का बदला लेने के लिए उसके बेटे को बंदी बनाया। जहांगीर जो था वो शाहजहां के विद्रोह का बदला लेने के लिए उसके बेटे को बंदी बनाया। और शाहजहां की बढ़ती ताकत से जहांगीर को अपनी सत्ता पर खतरा महसूस हुआ। शाहजहां की जो ताकत थी वो काफ़ी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से जहांगीर को खतरा महसूस हुआ कि ये हमसे आगे चला जाएगा। और दारा शिकोह और औरंगजेब को बंधक बनाकर, दारा शिकोह जो है वो औरंगजेब के बेटे हैं, बंधक बनाकर दबाव बना डाला। इन दोनों को बंधक बनाने के बाद दबाव डाला गया। मुगल शासकों में परिवार को बंधक बनाना सत्ता की रणनीति थी। उस समय का जो दौर था दोस्तों, उस दौर में परिवार को बंधक बनाना रणनीति की बहुत बड़ी सत्ता की बहुत बड़ी रणनीति थी। इसलिए कोई भी जो शासक था वो किसी को हराने के लिए उसके परिवार को बंदिश ज़रूर बनाता था, उस पर ज़रूर कुछ करता था। अब नूरजहां ने शाहजहां के खिलाफ इस कदम को प्रभावित किया हो सकता है। दरअसल जहांगीर ने पोते के जरिए शाहजहां को उसकी हरकतों की कीमत चुकाने का संदेश दिया। जहांगीर ने पोते के जरिए शाहजहां को उसकी
रिश्तों की कीमत चुकाने का संदेश दिया और यह कदम जहांगीर के सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया। जहांगीर का जो सिंहासन था वो डगमगा रहा था और उसको ठीक करने के लिए कदम उठाया गया था। दारा शिकोह की बंदी शाहजहां के लिए भावनात्मक आघात था। समझ रहे हैं ना। औरंगजेब ने इस घटना से मुगल सत्ता की क्रूरता को देखा। औरंगजेब जो था इस घटना से मुगल सत्ता की क्रूरता को देखा कि ये कितने खतरनाक है, क्या है। उसी में से एक मुस्लिम शासक ने लूट लिया मुगलों का खजाना। हाथ मलता रह गया बादशाह और एक मुस्लिम शासक जो था वो मुगलों का खजाना लूट लिया। उस समय क्या कुछ हुआ यही सब होता था, देखो तो सही। सो दोस्तों, आज की जो जानकारी मैंने आप सभी को बताया जो अपने वीडियो के में, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आगे भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट आए आप सभी को टाइम से मिले और उसको आप अपने समय के हिसाब से इस जानकारी को प्राप्त कर सके, जान सके कि नया क्या कुछ आया है इस वीडियो में। और मैं आप सभी को हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट अपडेट जानने के लिए। अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं।